देखिए इससे पहले जो है जो भी चैप्टर फिजिक्स में पढ़ाया गया है वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको भी देख सकते हैं। और ये न्यू वीडियो है, इसके बारे इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर सूर्य या ऐसे एक जो है एलिप्टिकल पाथ में जितने भी ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और सूर्य एक केंद्र पर स्थित होता है। सूर्य एक केंद्र पर स्थित होता है, सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। इनका भी तो कुछ क्या है, इनका भी एक प्रकार का मोशन ही होता है। तो ग्रहों की गति संबंधित 3 नियम दिए गए थे केपलर के द्वारा, उनको पढ़ेंगे। इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं वो एक दूसरे के एक फोर्स से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उस फोर्स को बोलते हैं हम लोग गुरुत्वाकर्षण। उस फोर्स को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जितने भी देखिए प्लस माइनस भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लड़का लड़की भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी पिंड होते हैं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। देखिए इसमें जो है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम पढ़ा जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन। और 3 मोशन जो केपलर्स दिए थे, ग्रहों के गति संबंधित 3 नियम दिया गया था केपलर के द्वारा, उसको पढ़ेंगे। पलायन वेग क्या होता है, मतलब इसके वेलोसिटी क्या होता है, उसको पढ़ेंगे। और उसके बाद जो है इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में उनको डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लेनेटरी मोशन से। देखिए सबसे पहले केपलर्स लॉ देखिए प्रथम लॉ क्या होता है, प्रथम नियम। केपलर के नियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केपलर का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम ये कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो एक एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। एलिप्टिकल पाथ इस तरह का शेप होता है, ठीक है। एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं और सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। सेंटर में नहीं होता है, बीच में नहीं होता है, किसी किनारे एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। और चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इसके ग्रह चक्कर लगाते हैं। ग्रहों से याद आया कि देखिए इस समय 8 ग्रह हैं। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रहों में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो याद कर लीजिएगा शनि के जो है इस समय 82 उपग्रह हैं सबसे ज़्यादा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बृहस्पति के 79 है, 2 का याद कर लीजिए। 79 उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। तो प्रथम नियम क्या कहता है कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है? देखिए द्वितीय नियम, यहाँ से मान लीजिए एलिप्टिकल पाथ हो गया, अभी बताएं इसी में जो है ग्रह सब चक्कर लगाते हैं। ग्रह चक्कर लगाते हैं। देखिए ये द्वितीय नियम कहता क्या है, अगर मान लीजिए कोई ग्रह है, यहाँ मान लीजिए सूर्य, मान लीजिए ये ग्रह है, ये 10 घंटा चला है, ठीक, 10 घंटे बाद यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए ये कितना एरिया कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एरिया कवर किया 10 घंटे में। अब मान लीजिए इधर आया और 10 घंटा इधर भी चला, 10 घंटा इधर भी चला। केपलर लॉ ये कहता है कि जो ये एरिया कवर हो रहा है इस ग्रह के द्वारा, जो एरिया ये कवर हो रहा है और ये जो एरिया कवर हो रहा है, सेम टाइम इंटरवल में सेम एरिया कवर करते हैं। तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह, ठीक है, कोई भी ग्रह समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, ठीक है। तो द्वितीय नियम ये भी याद कर लीजिएगा। तृतीय नियम क्या कहता है? ये द्वितीय नियम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तृतीय नियम क्या कहता है? देखिए
तृतीय नियम ये कहता है, देखिए तृतीय नियम, अगर कोई ग्रह, ठीक है, अगर कोई ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहा है तो वो हमको पता है कि इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाता है। और ये देखिए ये इलिप्स है मान लीजिए, तो इसके अगर बीचों बीच एक लाइन ये जो जाती है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस। और यहाँ से जो लाइन जाती है इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस जब भाई पूरा मेजर एक्सिस है, ये 2a होता है, किसी भी इलिप्स का पूरा मेजर एक्सिस 2a होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, इसे a से डिनोट करते हैं। तो तृतीय नियम ये कहता है किसी भी ग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल क्या होता है? टाइम पीरियड, कि वो कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर कितने समय में लगाता है, वो टाइम पीरियड कहलाता है। आप लोग जानते ही होंगे। तो जो इसका टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेमी मेजर एक्सिस के। ठीक है, यही है केपलर्स का तृतीय नियम। केपलर ये बोले अगर तुम ये बता दो ना उस ग्रह का सेमी मेजर एक्सिस कितना है, तो हम उसका परिक्रमण काल बता देंगे, टाइम पीरियड बता देंगे कि उस ग्रह का टाइम पीरियड कितना होता है। तो केपलर के ग्रहों संबंधित 3 नियम थे गति को लेकर। पहला नियम क्या था? सूर्य एक फोकस पर स्थित होता है, ग्रह उसके चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ मतलब क्या होता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा। इलिप्टिकल पाथ मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा होता है। द्वितीय नियम क्या कहता है कि कोई भी ग्रह, अगर कोई ग्रह ट्रेवल कर रहा है तो समान समय अंतराल में समान एरिया कवर करता है। देखिए यहाँ से एक और बता दे रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर मान लीजिए एक ग्रह दूर है, ये थोड़ा धीरे चलेगा, दूर रहेगा तो इसकी चाल न्यूनतम होती है, जब इसके पास आता है तो चाल अधिकतम हो जाती है। फिर भी अगर समान समय अंतराल है, अगर ये 20 घंटा इधर चला है और 20 घंटा ये ग्रह इधर चला है, तो जो एरिया कवर होगा ना ये समान आएगा, ये एरिया क्या होगा? समान होगा। तो द्वितीय नियम हो गया। तृतीय नियम क्या कहता है? किसी ग्रह का परिक्रमण काल, किसी भी ग्रह का टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका जो है, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसका जो मेजर एक्सिस का हाफ है। मेजर एक्सिस हाफ मतलब सेमी मेजर एक्सिस। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों एकदम याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखिए, अब न्यूटन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है? देखिए कोई भी पिंड अगर है, मान लीजिए एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। अभी बताया कि एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इनके बीच एक फोर्स लगता है F। ठीक, मान लीजिए कितना दूरी पे है? r डिस्टेंस पे अगर ये रखे गए हो, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार न्यूटन ये कहते हैं कि जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के। ठीक है, जो फोर्स लगता है दोनों पिंडों के बीच में, इसका वेट, इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान कितना, मास दोनों का अगर प्रोडक्ट कर दें तो जो फोर्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच का जो दूरी है ना उसके स्क्वायर के। अगर दोनों को मिला दोगे तो क्या बनेगा? यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम है। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो यहाँ से आ जाता है एक g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये g क्या है? जहाँ g एक क्या है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। इसका वैल्यू पूछता है, जी का वैल्यू होता कितना है। देखिए जो जी का वैल्यू भी लिख लीजिए आप लोग, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11। देखिए इसका यूनिट कैसे निकालेंगे आप लोग, यूनिट यहाँ पे निकाल लिया जाए। देखिए अगर जी यहाँ है, अगर इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, F(r²/m1m2). यूनिट क्या हो जाए? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका यूनिट होता है जी का। तो यहाँ से इतना नोट कर लीजिए, ये होता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप लोग एक स्मॉल जी के बारे में पढ़े हैं, ये कैपिटल जी। अब दोनों में रिलेशन समझ लीजिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये क्या होता है? कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी तो अभी पढ़े हैं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। और स्मॉल जी तो पढ़ ही चुके हैं, क्या होता है? ग्रेविटी होती है। स्मॉल जी को कैसे डिफाइन करते हैं? पृथ्वी किसी वस्तु को जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या फिर आकर्षित करती है, उसको बोलते हैं स्मॉल जी। और कैपिटल जी अभी बताएं, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। चलिए इसको भी देख लिया जाए। इसमें रिलेशन क्या होता है? जी इक्वल टू होता है एक रिलेशन जी m/r²। m क्या है? मास ऑफ अर्थ है। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। स्मॉल जी इसमें देखिए m मास ऑफ अर्थ और r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। चलिए ये रिलेशन होता है इसमें, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्मॉल जी के बारे में एक दो फैक्ट्स और हैं, उनको भी पढ़ लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए स्मॉल जी के बारे में इसको लिख लीजिए। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, देखिए ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, और ये क्या है? ये ध्रुव होते हैं, ये ध्रुव होते हैं। इसको कौन सा पोल बोलते हैं? नॉर्थ पोल या साउथ पोल होता है? ये होता है इक्वेटर या विषुवत रेखा। ये क्या है? विषुवत रेखा। जो जी का मान होता है, जी का मान देखिए, जी का जो मान होता है ये ध्रुवों पर अधिक होता है। जी का मान कहाँ अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है। और मिनिमम कहाँ होता है? सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। ये दो चीज़ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो अधिकतम कहाँ होता है? तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। और मिनिमम कहाँ होता है? वो होता है विषुवत रेखा पर। देखिए यहाँ से हो गया, यहाँ से जहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सब बता दिया गया। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं पलायन वेग के बारे में, ठीक है? इसको नहीं होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पलायन वेग के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं, देखिए पलायन वेग होता क्या है उसके बारे में बता दे रहे हैं, और पलायन वेग की वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, इसे फेंकेंगे क्या होगा? नीचे गिरेगा। नीचे गिरे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा। देखिए इससे पहले जो है न्यूटन ही बताए थे कि ये कोई वस्तु को फेंकते हैं तो नीचे गिरती है। ये गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था न्यूटन ही दिए थे। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे पहले कौन बताया था? भारतीय एक थे राजा, वो सबसे पहले बता दिए थे कि किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो हमेशा पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। वो थे ब्रह्मगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है?
बहुत कम ही लोग इसको जानते होंगे कि ब्रह्मगुप्त सबसे पहले बताए थे कि किसी वस्तु को फेंका जाता है तो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगर हम लोग पलायन वेग के बारे में पढ़ रहे थे, पलायन वेग क्या होता है? किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगा ही आएगा, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा जान है, इतना ज़्यादा जान है कि फेंक दिया ऐसा कि वो नीचे ही ना आए, तो बोलेंगे सलाई तो ऊपर ही चला गया, नीचे ही नहीं आया। अब पलायन वेग के बारे में जान रहे होंगे तो ठीक है, नहीं जान रहे होंगे तो कुछ इधर उधर का रीजन बताएंगे। तो पलायन वेग क्या होता है? किसी वस्तु को उस ऐसे वेग से फेंक दिया जाए कि वो पृथ्वी पर दोबारा आए ही ना, वो चला जाए अंतरिक्ष में। ठीक है, तो उस वेग को पलायन वेग बोलते हैं या फिर एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग ठीक। तो पृथ्वी के लिए अगर बात किया जाए पलायन वेग, पृथ्वी पे जो इसकी वैल्यू होती है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी ऑब्जेक्ट को अगर 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंकेंगे ना, वो भी पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर चला जाए, तभी वो पृथ्वी का जो ऑर्बिटल है, ये पृथ्वी की जो कक्षा होती है, इसको पार करके बाहर चला जाएगा। और पृथ्वी की कक्षा से अगर बाहर चला गया तो पृथ्वी के अंदर ही तो गुरुत्व लगता है, पृथ्वी के बाहर नहीं लगता है, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो याद कर लीजिएगा, जो पलायन वेग का वैल्यू होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब पलायन वेग के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। अब आइए आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लोग पढ़े होंगे सरल लोलक। सरल, यहाँ से भी देखिए सीधे सीधे क्वेश्चंस कैसे पूछता है वो भी बता दे रहे हैं। एक रिलेशन होता है t = 2π √L/g। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। देखिए यम इसमें कहीं नहीं है, इस तरह का एक पेंडुलम होता है ना, इसमें ऐसे एक लोलक बंधा रहता है, इसका कुछ मास होता है। इस पे देखिए कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? कि जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है ना, वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। तो सरल लोलक का टाइम किस पे? डज नॉट डिपेंड ऑन मास। किसी भी लोलक का जो टाइम पीरियड होगा वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम लंबाई बढ़ा दें, किसी लोलक का, मान लीजिए इसका मतलब यहाँ से यही है कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के और t इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है √1/g के। ठीक है, यहाँ से ये हो गया है। अब इसके आगे देखा जाए क्या होता है। अगर किसी भी लोलक का ये हम बढ़ा देते हैं, लंबाई 4 गुना कर देते हैं। मान लीजिए पहले L था, अगर 4 गुना बढ़ा दें, ठीक है, अगर किया जाए किसी भी सरल लोलक का लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा √L। ठीक है, मतलब इसका आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। अगर लंबाई 4 गुना बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल 2 गुना हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ से अनंत लंबाई का सरल लोलक है, क्या है, अनंत लंबाई का अगर सरल लोलक है तो उसका आवर्तकाल कितना होता है? अनंत लंबाई, इसका जो आवर्तकाल होता है ना 84.6 मिनट होता है, ये याद कर लीजिए। अनंत लंबाई के सरल लोलक या सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 84.6 मिनट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है कि सेकेंड लोलक का टाइम पीरियड कितना होता है। तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकेंड होता है। ऐसा लोलक जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है उसको हम लोग सेकेंड पेंडुलम बोलते हैं। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है उसको समझा दिया गया। आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए
सबसे पहले कौन बता, न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, तभी बताए थे कि कौन था, ब्रह्मगुप्त थे। इसको लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत की रचना किए थे। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कौन दिया था, न्यूटन दिए थे। देखिए अंतरिक्ष में यात्री जो है वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। देखिए जल्दी जल्दी करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे हैं, बस ध्यान से सुनते जाइए और कहीं नोट करते जाइए। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। अंतरिक्ष में मान लीजिए कोई यान है, अंतरिक्ष में एक यान है जो चक्कर लगा रहा है। मान लीजिए अंतरिक्ष में क्या है, चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, मान लीजिए उसका पाथ होगा, ये ऐसे यान है, ऐसे घूम रहा है। यहीं से एक आदमी निकाला तो सेब फेंक दिया, सेब क्या होगा, पृथ्वी पे थोड़ी आ जाएगा, सेब भी क्या होगा, इसी कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। यहाँ से ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, ये भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि उसका जो गुरुत्व, देखो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो, मान लीजिए पीसा की झुकी मीनार ऐसे है, तो यहाँ से जो उसकी गुरुत्व केंद्र से जो लाइन जाती है ना, वो उसके अंदर है, पीसा के अंदर, तल के अंदर रहता है। अगर यही तल के अंदर ना रह के तल के बाहर चला जाता है ये लाइन, तो पीसा की झुकी मीनार गिर जाती है। कोई भी वस्तु, कोई भी बिल्डिंग तभी खड़ा रहती है जब उसके गुरुत्व केंद्र से पास होने वाली जो लाइन होती है, मान लीजिए इसका गुरुत्व केंद्र यहीं कहीं जी है, तो अगर यहाँ से जो पास होने वाली लाइन अगर उसके तल के अंदर से जाती है तभी वो खड़ा रहेगा, नहीं तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि सूर्य और पृथ्वी की दूरी उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो था वह होता। ठीक है, बोल रहा है अगर सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी वो दोगुनी हो जाती, मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं कि यह फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही दूरी अगर मान लीजिए दोगुनी हो जाए, पहले r थी, अगर दोगुना कर देंगे तो 4r² हो जाएगा, 1/r² पहले वाला ही रहेगा। मान लीजिए 1/r² क्या हो जाएगा, पहले वाला ही है ना। तो ये जो होता है ये F1, ये मान लीजिए नया फोर्स जो लगेगा वो 1/4 हो जाएगा पहले वाला जो भी फोर्स लग रहा था। यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और अगर ऐसे पूरा सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। F=F1 मान लीजिए, पहले क्या था, F1 था, तो G m1 m2 अपन पहले r था तो r² कर लीजिए। नया फोर्स क्या लग रहा है, F2, ये G नहीं चेंज होगा, दोनों का मास भी नहीं चेंज होगा, बस दूरी बदल दे रहे हैं, दोगुना कर दे रहे हैं तो 4r² हो जाएगा। 2r की जगह 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r²। जब इसको डिवाइड करेंगे तो जी कैंसिल हो जाएगा, m1 m2 कैंसिल हो जाएगा, r² कैंसिल हो जाएगा, तो F1/F2 क्या आ जाएगा, देखिए F1/F2 कितना हो जाएगा, 4/1, 4 ऊपर चला जाएगा, F1 = 4F2। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, अब जितना उसका चौथाई भाग मतलब ये बाद वाला F2 कितना हो जाएगा, 1/4 F1। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है, इसी फार्मूले पे है, F=G m1 m2 अपन r², दोनों की वैल्यू पुट करिएगा। इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, न्यूमेरिकल पूछ देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है, ये याद रखिएगा। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराएंगे तो उसके भार में कोई चेंजिंग नहीं आता है। देखिए लकड़ी व लोहे, देखिए एक चीज़ और बता दें इसको कि लकड़ी और लोहा या फिर कागज़ और लोहा, दो चीज़ें अगर ऊपर से गिराएंगे, अगर उस पर कोई बाह्य फोर्स नहीं काम कर रहा है, कोई जितने भी बाह्य एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, मान लीजिए घर्षण एक काम करता है जिसके कारण पहले लोहा ही आ जाएगा, लेकिन वहाँ निर्वात है, कुछ भी नहीं है, तो दोनों वस्तुएं एक ही साथ नीचे आएंगी। लोहा हो, लकड़ी हो, कागज़ हो, रुई हो, जो भी चीज़ें फेंकेंगे दोनों एक साथ नीचे आएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, ये भी याद करिएगा।
अगर कोई आदमी यहाँ पे जो है 60 किलो का है तो चंद्रमा पे 10 किलो का हो जाएगा। ठीक है। किसी पिंड का भार कहाँ सर्वाधिक होता है? अभी बताए थे कि जी की जो वैल्यू होती है वो कहाँ अधिकतम होती है? ध्रुवों पर। जी की वैल्यू जब ध्रुवों पर अधिकतम होती है और किसी भी पिंड का भार क्या होता है कि पृथ्वी किस वस्तु से अपनी तरफ आकर्षित करती है। जब जी का मान ध्रुवों पर अधिक है तो किसी भी वस्तु, किसी भी पिंड का भार अगर हम लोग नापेंगे तो सबसे ज़्यादा उसका भार ध्रुवों पर आएगा। ये याद करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, एकदम रट डालिए इसको कि किसी भी पिंड का भार ध्रुवों पर मैक्सिमम होता है। मानव शरीर का भार होता है कहाँ मैक्सिमम होगा? अगर हम अपना वजन नापते हैं तो सबसे ज़्यादा वजन कहाँ पे आएगा? इस विषुवत रेखा पर सबसे कम आएगा और सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर आएगा। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आइए कुछ क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ ये इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोग खोज के सॉल्व करिएगा, क्योंकि ज़्यादा नहीं, बस 2-3 कॉन्सेप्ट है। केपलर का नियम वाला कभी कभी पूछ देता है। गुरुत्वाकर्षण का जो वो नियम है F=g(m1m2/r²) से, वहाँ से न्यूमेरिकल्स कुछ पूछा जाता है। बस इससे ज़्यादा बाहर ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जी की वैल्यू पूछ देता है, कहाँ मैक्सिमम होती है तो ध्रुवों पे मैक्सिमम होती है, कहाँ मिनिमम होती है तो विषुवत रेखा पर। और पेन वो वाला सरल लोलक वाला कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार उसका ज़्यादा लगेगा, और जब नीचे आती है तो लगता है शरीर पूरा हल्का हो गया है। तो याद करिएगा, लिफ्ट नीचे आती है तो भार घट जाता है, लिफ्ट ऊपर जाती है तो भार बढ़ जाता है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोबारा इसको बता रहे हैं। देखिए, एक लड़की झूले पर जब झूला झूल रही, अगर वो खड़ा हो जाएगी तो उसका लंबाई क्या होगा? घट जाता है। ठीक है, लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी, फलस्वरूप उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जितना क्वेश्चन था हो चुका है। एक क्वेश्चन और है, इसको भी याद कर लीजिएगा। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से कब चलती है? पेंडुलम घड़ी शीतकाल में क्या चलती है? बहुत तेज़ी से चलती है। ठीक है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है शीतकाल में। और सुस्त कब हो जाती है पेंडुलम घड़ी? सुस्त कब हो जाएगी? गर्मियों में सुस्त हो जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? क्या बात है भाई, वायुमंडल नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो वहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स या अणु होते हैं, ठीक है, उनका एक वेलोसिटी होता है। अगर उनकी वेलोसिटी जो है इसके वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी तो वो रुकेंगे ही नहीं, वो बाहर कूद के चले जाएंगे। यहाँ पे जो पृथ्वी पे वायुमंडल इसलिए है क्योंकि जितने भी गैसों के अणु है ना, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ये इसके गैस हैं, वो क्या होते हैं, उनकी वेलोसिटी जो है 11.2 से कम होती है, इसीलिए वो वायुमंडल में उपलब्ध हैं। और चंद्रमा पे देखिए कितना होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड चंद्रमा पर पलायन वेग। ये बहुत कम है। ठीक है, वहाँ पे जो गैसों के अणु हैं उनका जो स्पीड होता है 2.4 किलोमीटर सेकेंड से ज़्यादा होता है, तो वहाँ रुकते ही नहीं है, सब क्या करते हैं, उड़ के चले जाते हैं। तो वहाँ पे वायुमंडल इसीलिए नहीं पाया जाता क्योंकि जो गैसों के अणु होते हैं उनका पलायन वेग का मान 2.4 से ज़्यादा होता है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बताए हैं। इसको एक बार वीडियो एक बार और देखिएगा, जहाँ से आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले उसको नोट कर लिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए, रेलवे हो या फिर लेखपाल का हो या फिर जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, साइंस बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है और इजी होता है। अगर 1-2 बार कॉन्सेप्ट से समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए, समझिए, पढ़िए, और अगला वीडियो लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।